नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम। मुझे कहते हैं अक्सर ज़्यादा और उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी जानिब से आप तमाम ही लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और 2 रोज़े गुज़र चुके हैं और आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा। अफ्तारी और सहरी की जो बरकतें हैं, जो सादतें हैं, वो आप लोग समेट रहे होंगे। इसके अलावा आप लोग फैमिलीज़ के साथ काफ़ी अटैच्ड होंगे। सहरी और अफ्तारी का जो वक़्त है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और आप लोग सब बैठ के मिलकर सहरी भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ अफ्तारी भी कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो रमज़ान के महीने में इबादत होती हैं, उनसे भी मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे और उनको भी जो उनका वक़्त है, उसी वक़्त में उनको अदा कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही आप लोगों ने करना है। और इसी के साथ-साथ आप लोगों की जो रूटीन है, उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई होंगी। जो हमारा 8 आवर्स का वर्क होता है, वो 6 आवर्स पर हो गया होगा और कुछ थोड़ी बहुत जो है वो मसरूफ़ियात को हम इस 1 महीने में छोड़ के इबादत को हम ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं। और काम होने के बाद भी ऐसा फ़ील हो रहा होता है लिसनर्स कि हमारे पास कोई काम नहीं है और बड़ी जल्दी-जल्दी सारा काम हो रहा होता है और बड़ी शॉर्टली हर चीज़ को हम मैनेज कर रहे होते हैं। तो बड़ी ज़बरदस्त सी रूटीन होती है रमज़ान में। और इसके अलावा जब हमारी जो सहरी वाली रूटीन होती है, जब हम सहरी में उठते हैं लिसनर्स, तो उसमें ये होता है कि जो नींद का हमारा टाइम होता है, यानी कि अगर हम सुबह 4 बजे उठ रहे हैं, 3 बजे उठ रहे हैं और टाइमली हम रात में 9 बजे सो रहे हैं तरावी के बाद, या 10 बजे सो रहे हैं क्योंकि 10 बजे तक तरावी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर हम सो रहे हैं तो फिर टाइमली अगर हम उठ रहे हैं तो हमारी जो नींद है वो भी प्रॉपर पूरी हो जाती है और हम प्रॉपर तरीके से एनर्जेटिक होते हैं। तो खैर लिसनर्स, आप लोग बताइएगा ये सारी बातें कि क्या आप लोगों को अब रमज़ान कैसा लग रहा है। और मौसम भी बिल्कुल ठीक है। पिछले जो 2-3 साल गुजरे थे उस टाइम पे बहुत गर्मी में हमें रोजे रखने होते थे, टाइम भी नहीं गुजरता था, काफी लंबा लंबा रोजा होता था और लगता भी था। तो खैर लेकिन अब मौसम भी बहुत अच्छा है और रोजे बड़े अच्छे से गुजर भी रहे हैं। 2 रोजे गुजर चुके हैं, बल्कि 3 गुजर गए हैं। आज का भी रोजा है, आज चूंकि हफ्ता है और हम 9 बजे आप लोग के साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। और सोचा नहीं था कि रमज़ान में आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन रमज़ान चूंकि जल्दी आ गया तो अब आप लोगों से मुलाकात हो रही है। हमने अपने पिछले शोज में जिक्र किया था कि रमज़ान में भी हम अपना एक आध शो करेंगे और हो सकता है कि बाकी शोज भी करें, या ये भी हो सकता है कि बाकी शोज हम रमज़ान के बाद करें, यानी ईद के बाद करें। तो वो तो खैर जो हमारी मैनेजमेंट डिसाइड करेगी वो आपको हम ज़रूर बता देंगे। लेकिन खैर अभी आप लोग एंजॉय कर रहे हैं रमज़ान वाले शोज़ को भी। इसके अलावा एक और ट्रांसमिशन भी है आप लोगों के लिए। मैं सबसे पहले मायरा को बुला लेती हूँ, उसके बाद फिर हम बाकी बातों को आगे बढ़ाते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मायरा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अक्सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसा गुजर रहा है आपका रमज़ान? मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजर रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है और आपको फील हो भी रहा होगा कि मैं काफ़ी एनर्जेटिक हूँ। अफ्तारी के बाद तो एनर्जी आ ही जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अफ्तारी में अगर कुछ आपने अच्छा खाया हो तो फिर एनर्जी आती है, और अगर आपने सिर्फ पकोड़ों पे गुजारा किया हो तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी भी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो हमने कोशिश ये करनी है लिसनर्स, हम अफ्तार में हमेशा कुछ हेल्दी ईटिंग करें, जैसे कि आप फ्रूट चाट ले सकते हैं या फ्रूट्स की इनटेक कर सकते हैं आप लोग, ताकि आप लोगों को उससे एनर्जी भी मिले। और जो हम पूरा दिन एग्जॉस्टेड रहते हैं, हम पूरा दिन एम्प्टी स्टमक गुजारते हैं, तो उसके लिए भी हमें थोड़ी सी फिर उससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस भी मिल जाते हैं। तो इंस्टेड ऑफ कि हम पकोड़े खा रहे हैं या हम समोसे खा रहे हैं, इस तरह की चटपटी चीज़ें खा रहे हैं, वैसे दिल बहुत करता है उस टाइम पे, लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम उसको फ्रूट्स के साथ रिप्लेस करें और खाना खाएं, ताकि हमें फुल एनर्जी मिले और हम सहरी तक फिर थोड़ा सा खुद को स्टेबल भी रख सकें। ऐसे ही है। और मायरा, होता यही है कि अफ्तारी में मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे पहले फ्रूट चाट होती है। हम फ्रूट चाट से रोज़ा खोलते हैं। खजूर भी होती है क्योंकि आपको पता है कि खजूर से रोज़ा खोलना तो सुन्नत है। इसके बाद फिर शरबत भी होता है, पकौड़े भी होते हैं, लेकिन स्टार्ट हमेशा फ्रूट से ही हम लोग करते हैं। जब आप तेल वाली चीज़ खाते हो ना तो आपकी आवाज़ भी ख़राब होती है क्योंकि गर्म ठंडा हो जाता है ना एकदम, तो वो चीज़ भी ठीक नहीं रहती है।
फिर उसके बाद अगर हम सहरी की बात करें तो सहरी में तो हमारे यहाँ चावल और दही होती है, क्योंकि दही आपको पता है कि प्यास से रोकती है, तो हम लोग सहरी में दही और चावल खाते हैं। बाकी सब फिर पराठा चाय भी खा लेते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चाय पी लेती हूँ क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही चीज़ खा सकती हूँ, तो सुबह सुबह खाया नहीं जाता और फिर इतने अर्ली तो बिल्कुल भी नहीं। और बाकी ये है कि हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है। आप क्या किस तरीके से सहरी और अफ्तारी होती है, क्या क्या आइटम्स होते हैं? बिल्कुल। अक्सर अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने एक दो और लोगों से भी ये बात सुनी कि वो सहरी में चावल खाते हैं। आप कह लें कि मेरे लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता है कि चावल खाने से आपको भूख बहुत जल्दी लग जाती है, मतलब जल्दी हाँ, हजम हो जाने वाली चीज है चावल। बिल्कुल हल्की ग़िज़ा तो है, जल्दी हजम हो जाती है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इतना अर्ली, अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे बाकियों का नहीं पता, तो मुझसे नहीं खाया जाता। अब जो चावल है या कुछ लोग फेनी वगैरह खाते हैं दूध में डाल के, तो वो जल्दी हजम तो हो जाती है, लेकिन जो आप दूध में खा रहे हो या दही के साथ खा रहे हो तो उसकी ताकत तो होती है ना। या अगर आप खजूर ले रहे हो, खजूर का शेक पी रहे हो या लस्सी पी रहे हो, तो वो जल्दी हजम तो हो जाती है, लेकिन आपको ताकत देती है। आप में जो ताकत होती है, जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी इसी ग़िज़ा से होती है, जो खा भी ली जाए और आपको पूरा दिन मैनेज करने में भी आसानी। क्योंकि जो पराठे वगैरह होते हैं वो स्पेशली मेरे दिल पर तो बहुत ज्यादा बोझ होता है, बहुत मुझे हैवी लगते हैं, तो ये वाला सीन होता है। खैर लिसनर्स, आप लोग बता सकते हैं कि आप लोग सहरी और अफ्तारी में क्या क्या खाते हैं, कौन कौन से आइटम्स आप लोग बनाते हैं और कौन कौन सी नई चीजें आप लोग इस रमजान में ट्राई कर रहे हैं। बताने का तरीका बिल्कुल वही है, 033086000072। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी कॉमेंट कर सकते हैं, www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट, और आप लोग हमें सुन रहे हैं www.naisubah.org/रेडियो पर। इसके अलावा हमारी एक और ट्रांसमिशन भी है जो कि बसीरत रमजान सीजन 3 के नाम से आ रही है। पिछले भी 2 साल में रमजान के महीने में इसके 2 सीजन आ चुके हैं और ये अब इस साल इसका तीसरा सीजन है। मायरा, मैं आपको भी रेकमेंड करूंगी, वैसे तो आप सुनती रहती हैं, लेकिन ये है कि मैं बाकी लिसनर्स को भी चाहूंगी कि वो भी ये सुने। और इसमें बहुत जबरदस्त से सेगमेंट्स हैं। ये ना सिर्फ वेब रेडियो पे आप सुन सकते हैं बल्कि आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। यूट्यूब पर इसको नशर किया जाता है रात 11 बजे, वेब रेडियो पर इसे नशर किया जाता है शाम 4 बजे और फिर इसको अगले दिन रिपीट किया जाता है सुबह 11 बजे। तो आप इसे वेब रेडियो पर भी सुन सकते हैं। इसमें जो सेगमेंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। कुरान और साइंस का एक सेगमेंट है, इसके अलावा मुख्तलिफ नाते हैं, मुनाजात हैं, इसके अलावा इंफॉर्मेशन ऑफ कुरान यानी हर पारे के हवाले से जो मालूमात है, अलिफ लाम मीम से लेके अम्मा तक जितने भी पारे हैं, 30 पारे, हर सिपारे के हवाले से रोजाना आपको इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो ये मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं, कुरान और साइंस के मुख्तलिफ ज़बरदस्त से टॉपिक्स हैं, वो भी आप लोग सुन सकते हैं। और अपना जो भी आपका फीडबैक है इस ट्रांसमिशन के हवाले से आप देना चाहें तो वो आप बिल्कुल दे सकते हैं। और यही मौका होता है ट्रांसमिशन सुनने का, इबादत के लिए वक्त निकालने का, या थोड़ा सा ऐसी मालूमात जानने का कि जिसके लिए हमारे पास शायद अपने कामों में या अपनी मसरूफियात में पूरा साल ही वक्त नहीं होता। तो ये एक ऐसा महीना है कि जिसमें हम इन ट्रांसमिशंस को सुन के या अपनी इबादत करके या खुद रिसर्च करके रमज़ान के महीने को अच्छे से न सिर्फ गुजार सकते हैं बल्कि खुद बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने शो की जानिब। चूँकि आप जानते हैं कि राइज ऑफ द स्टार्स में हम लोग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारी फीमेल सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें से हम लोगों ने हानिया आमिर के हवाले से डिस्कस किया था लास्ट टाइम, उससे पहले हमने सजल अली को डिस्कस किया था और उससे पहले हमने माहिरा खान को डिस्कस किया था। तो आज हम बात करेंगे हिना दिलपजीर के हवाले से और उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने अपने करियर को कैसे स्टार्ट किया और उससे पहले वो क्या करती थी, कहाँ पैदा हुई और कब पैदा हुई, अभी करंट वो क्या कर रही हैं। वैसे तो हमने उनको हमेशा जब भी देखा है तो ज्यादातर हम लोगों ने एक जो ड्रामा है, कॉमेडी ड्रामा है, आप लोग सब जानते होंगे, ARY पे नशर किया जाता है बुलबुले के नाम से। पहले तो नशर किया जाता था, अब तो उसके पुराने एपिसोड्स ही चल रहे हैं जो कि यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा टीवी पर भी गाहे बगाहे कभी ना कभी नशर हो रहे होते हैं। तो आप लोग बहुत इंजॉय करते होंगे, बड़ा ज़बरदस्त सा ये ड्रामा है और कॉमेडियन ड्रामा है
और हंसी मजाक का ही ड्रामा है। एक बड़ी मासूम सी फैमिली है और उसमें हिना दिलपजीर का जो किरदार है वो ज्यादातर चीजों को भूल रही होती हैं, अपनी बेवकूफ़ी उसमें जाहिर कर रही होती हैं कि वो बिल्कुल मासूम है, उन्हें कुछ याद नहीं आता। और जब उनको याद दिलाया जाता है तो वो जैसे वो अक्सर कैरेक्टर में बोल रही होती हैं मुस्तकीम मुस्तकीम, तो फिर कहा जाता है कि जी मैं मुस्तकीम नहीं हूँ, मैं महमूद हूँ। तो ये वाली चीजें होती हैं उस ड्रामे के अंदर। खैर, आप लोग एंजॉय करेंगे तो सबसे पहले उनकी लाइफ जर्नी के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि उन्होंने किन किन ड्रामास पे काम किया। तो मायरा बताइए हिना दिलपजीर के हवाले से। बिल्कुल अक्सर जिस तरह से आपने बताया कि हिना दिलपजीर जो है वो काफ़ी वर्सेटाइल और टैलेंटेड एक्टर हैं और उन्होंने कॉमेडी और सीरियस दोनों किस्म के ड्रामों में काम किया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर जो हम उनके ड्रामास देखते हैं वो कॉमेडी बेस्ड हैं, जिस तरह बुलबुलें हमने अभी बात की कि बुलबुलें हमें नज़र आई। अच्छा, इसके अलावा ना हिना दिलपजीर हमें कुद्दूसी साहब की बेवाएं के नाम से एक ड्रामा है जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे रोल किए और मैं एक जगह पे देख रही थी कि उन्होंने तकरीबन 25 गेटअप्स अपने चेंज किए। एक ड्रामा में उन्होंने 25 किरदार जो है उनको निभाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से निभाया हिना दिलपजीर ने उन तमाम किरदारों को। उनका पूरा नाम हिना दिलपजीर खान है और पैदाइश 16 जनवरी 1969 की है। कराची में हिना दिलपजीर पैदा हुई और इनका बचपन भी ज़्यादातर कराची में ही गुजरा और इन्हें परफॉर्मेंस और एक्टिंग का बचपन से ही बहुत शौक था। कॉलेज और स्कूल के दौर में हिना दिलपजीर ने काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस की। उन्होंने जिस तरह से हमारे कॉलेज में अक्सर होता है ना, कोई इवेंट्स होते हैं तो हम उनमें कोशिश करते हैं कि हम उनमें पार्टिसिपेट करें, तो उन्होंने स्टेज ड्रामाज में पार्टिसिपेट किया जो उनकी स्टेज परफॉर्मेंसेस थी। लेकिन शोबीज का सफ़र हिना दिलपजीर के इतना आसान नहीं था। उन्हें काफ़ी वक्त तक साइड रोल्स मिलते रहे और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फैमिली की अगर हम बात करें तो उनके शोहर का नाम है अहमद दिलपजीर खान। उनका एक बेटा है जिसका नाम उन्होंने सोशल मीडिया में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ और वो अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्राइवेट रखती हैं, मतलब किसी के साथ भी सोशल मीडिया पे ज़्यादा शेयर नहीं करते। वो मीडिया में अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात नहीं करती, जिसकी वजह से उनकी फैमिली कंट्रोवर्सीज से काफ़ी महफूज है। हिना दिलपजीर के अगर करियर की बात करें तो उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो थिएटर और सपोर्टिंग टीवी रोल्स से किया। उनको असल पहचान तब मिली जब उन्होंने कुद्दूसी साहब की बेवाओं में मल्टीपल कैरेक्टर्स किए, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात भी की, और इस ड्रामा ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बनाया। ये ड्रामा उनकी शोहरत की वजह बना। उनके मशहूर ड्रामास की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास बुलबुलें है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, बहुत ही मज़ेदार ड्रामा है और मुझे लगता है कि अगर इस ड्रामा में से हिना दिलपजीर को निकाल दें तो इस ड्रामा में कुछ भी नहीं बचता। फिर कुद्दूसी साहब की बेवाएं हैं जिस पे हमने अभी बात की। बर्न्स रोड की नीलोफर, ये भी एक ड्रामा है जिनमें हमें वो नजर आई। मैडम रिजवाना के नाम से एक ड्रामा किया। घड़ी दो घड़ी ड्रामा में हमें नजर आई। मायरी एक ड्रामा इनका था और सिनफे आहन में भी हमें इनकी गेस्ट अपीयरेंस नजर आई। फिल्म्स की अगर हम बात करें तो हिना दिलपजीर ने काफ़ी कम मूवीज़ में काम किया, लेकिन यादगार रोल उनके रहे हैं, जिसमें जवानी फिर नहीं आनी 1 है, जवानी फिर नहीं आनी 2 में भी उन्होंने काम किया, लेकिन ज़्यादातर जो उनका फोकस है वो टेलीविज़न और थिएटर में ही रहा। अचीवमेंट्स की अगर हम बात करें तो लक्स स्टाइल अवार्ड 2018 में इनको मिल चुका है और बेस्ट कॉमेडी एक्टर का रोल इनको मिल चुका है। कुद्दूसी साहब की बेवाओं के लिए इन्हें अवार्ड मिल चुका है और इसके अलावा भी काफ़ी सारी नॉमिनेशंस और अवार्ड हैं जो हिना दिलपजीर को मिल चुके हैं। सो ये कुछ हिना दिलपजीर का तारुफ था जो हमने आपके साथ शेयर किया, उनकी मालूमात, जो कि मतलब अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो हिना दिलपजीर ने ड्रामास कुछ ही लिए, लेकिन उन्होंने उस चीज़ में अपने आप को इंडल्ज किया और उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ पे काम किया। जैसे हम अक्सर होता है ना कि हम बहुत सारे काम करना चाहते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो बड़ी फोकस्ड रही अपने करियर में। उन्होंने कुछ ही ड्रामास किए, लेकिन ऐसे ड्रामास किए हैं कि जिन्होंने उनको एक पहचान दी कि वो हिना दिलपजीर हैं कौन। सो अगर आप किसी भी अभी आप बुलबुले का नाम लेंगे तो सबसे पहले जो हमारे जहन में बात आती है वो हिना दिलपजीर है। इसी तरह कुद्दूसी साहब की बेवाओं में भी वो उन्होंने अकेले माशाल्लाह से इतने रोल्स प्ले किए कि जिसमें इंसान अगर अकेला कोशिश करे तो हम कभी भी उस चीज़ को बीट नहीं कर सकते। तो उन्होंने फोकस्ड एक्टिंग की और मैं इंस्पायर हूँ उनसे बहुत, कि मुझे लगता है कि आपको हमेशा एक फील्ड चूज करें और उसमें कोशिश करें कि इतना फोकस्ड होकर काम करें कि आपकी एक्सपर्टीज फिर उसमें नजर आए, बजाय इसके कि आप मल्टीपल जगहों पे इंगेज्ड हैं और फिर आपकी उसमें से कोई रिजल्ट्स भी नहीं निकल रहे। तो मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है उनकी। अक्सर आपको कैसी लगती है हिना दिलपजीर की एक्टिंग? जैसे कि मैंने जिक्र किया और कहा भी अक्सर जाता है ना, आ गई और छा गई, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो काम किया है हिना दिलपजीर खान ने
और सबसे ज़्यादा इनकी एक चीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है कि ये चीज़ हर एक्टर के अंदर नहीं होती है कि मल्टीपल कैरेक्टर, वो भी एक ड्रामे के अंदर, ठीक है ना। हर एक्टर को जब से हम देखते हुए आ रहे हैं, हिना दिलपजीर के अलावा मैंने कोई और एक्टर शायद ही देखा हो, लेकिन अभी जो सबसे पहले अगर हम एक्टर्स की बात करें और कॉमेडी की खासकर हम जब बात करते हैं ना, तो उसमें हमारे पास सबसे पहला नाम जो आता है ना, वो हिना दिलपजीर खान का ही आता है, ठीक है ना। और फिर मल्टीपल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, वो हर कोई नहीं कर सकता। जैसे कि अब मैं हूं ना, तो मैं अपनी सिर्फ एक एक्चुअली जो मेरी आवाज है, जो मैं अभी बात कर रही हूँ, तो शायद वही मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। अगर मैं आगे जाऊं फ्यूचर में, अपने लिए एक एक्टिंग की फील्ड चूज करूं, तो वो चीजें मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर पे काम कर सकती हूँ, जो मुझे दिया जाएगा। पहले जो आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप पढ़ते हो, फिर आप रोल डिसाइड करते हो। लेकिन उनको जब जाहिर सी बात है कुद्दूसी साहब की बेवाओं का रोल मिला होगा और उसमें उन्होंने इतने सारे कैरेक्टर करने होंगे, तो उनकी भी क्या फीलिंग होगी कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या ये मुझसे हो पाएगा, ठीक है ना। जब एक एक्टर के पास स्क्रिप्ट आती है। और अक्सर ये भी होता है ना कि हम तो यहाँ बैठ के देख रहे हैं कि उन्होंने कैरेक्टर चेंज किया, सिर्फ कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा, उसका गेटअप चेंज हो रहा है, उसकी हेयर स्टाइल चेंज हो रहा है, उनकी दुपट्टा स्टाइल चेंज हो रहा है, फिर उन्होंने अपनी आवाज भी चेंज करनी है। तो ये मुझे लगता है कि बहुत चैलेंजिंग है। ऐसा ही है सबसे ज्यादा जो चीज, हाँ मुझे भी जो सबसे ज्यादा चीज ने लिंक किया है ना, वो उनकी आवाज से किया है। क्योंकि जो बाकी चीजें हैं ना मायरा, वो तो आपको सपोर्ट कर दी जाती है, लेकिन जो आपकी वॉइस होती है ना, वो अपनी आवाज को दूसरी आवाज में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है। ये चीज बड़ी मुश्किल होती है, और ये टैलेंट है, वाकई में ये टैलेंट है। और इसीलिए मैंने कहा ना कि भाई जो वो आई और छा गई भाई। खैर, और अच्छा आप देखेंगे ना कि हमारी इंडस्ट्री में ना मेल कॉमेडियंस बहुत हैं, लेकिन अगर आप फीमेल कॉमेडी से रिलेट करेंगी ना, तो इंडिया में एक भारतीय है जो कि फीमेल कॉमेडी करती हैं, जो कॉमेडियन है फीमेल, और पाकिस्तान में मुझे मोमो के अलावा कोई नजर नहीं आता। मतलब कॉमेडियन इन अ सेंस कि ठीक है वो स्टेज कॉमेडी नहीं करती, लेकिन वो अपने कैरेक्टर्स में इतने अच्छे से कॉमेडी करती हैं कि इंसान इम्प्रेस हुए बगैर रह नहीं सकता। ऐसा ही है। और मायरा होता भी ये है कि जो थिएटर होता है ना, उसमें यानी आपकी स्टेज परफॉर्मेंस होती है ना, तो उसमें आप क्या करते हो कि सब कुछ आप इंडिविजुअली होते हो, कोई आपको जो है ना मतलब सपोर्ट नहीं मिल रही होती है, कुछ नहीं होता, ऑडियंस के सामने आप अकेले होते हो। आपने गेटअप भी चेंज करना है, सारी चीजें आपने करनी है, स्टेज में सब तो आपको देख रहे हैं ना, ठीक है ना। तो वो चीज जब एक बंदा कर लेता है ना, जो स्टेज में सामने आ जाता है ना, फिर उसके लिए कैमरे के सामने कुछ करना इतना मुश्किल नहीं होता। और हम बात कर रहे थे हिना दिलपजीर खान के हवाले से, जिनकी इंफॉर्मेशन जान के मुझे तो बहुत मजा आया। और मैं तो पहले से भी इनको जानती थी, इनका जो ये बुलबुल ड्रामा है वो तो मैं देखती थी। आप लोग बताएं कि आप लोग इनके कौन कौन से कैरेक्टर्स एंजॉय करते हैं। मैं तो वैसे मुझे अपनी बात करूं तो मुझे सिर्फ बुलबुले ही पसंद आया है। कुद्दूसी साहब की बेवाओं वाला ड्रामा मुझे इतना नहीं पसंद आया, क्योंकि मुझे ना उनके गेटअप्स चेंज होते थे, तो उनमें से कुछ गेटअप्स मुझे अच्छे लगते थे, कुछ नहीं अच्छे लगते थे। लेकिन नो डाउट उन्होंने एक्टिंग बहुत अच्छी की। तो आप लोग बता सकते हैं 033086000072। आप लोग व्हाट्सएप पर अपना नाम, शहर का नाम और जो आप लोग का पैगाम हो ड्रामे के हवाले से, हमदिया कलाम के हवाले से, आरफाना कलाम के हवाले से, या हमारे शो के हवाले से, या मायरा के हवाले से, या सिर्फ और सिर्फ अक्सरज़ादा के हवाले से, तो भी आप लोग बता सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज है हमारा www.facebook.com/नई-सुबह-इंस्टीट्यूट, यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मायरा आप मुझे बताएं कि आपको इनका कौन सा कैरेक्टर अच्छा लगता है, कौन सा ड्रामा इनका अच्छा लगता है। इतने सारे ड्रामे हैं, लेकिन हम लोगों को शायद बुलबुले ही पसंद है या कुद्दूसी साहब की बेवाएं पसंद है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अक्सर बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगी कि कुद्दूसी साहब की बेवाएं जो था ना, वो थोड़ा सा हमारे लिए इसलिए बोरिंग था क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स है ना, वो थोड़ा सा उर्दू जुबान के ऊपर उनका काफी अबूर हासिल है हिना दिलपजीर को, और वो ना थोड़ा सा ओल्ड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मुझे खुद भी कुछ कुद्दूसी साहब की बेवाएं इतने समझ में नहीं आया था, लेकिन मैं उनके कैरेक्टर्स देख के इंस्पायर बहुत होती थी कि वो किस तरह से उस चीज़ को चेंज कर रही हैं। लोगों ने बहुत पसंद भी किया उस ड्रामा को, लेकिन जाहिर है कि अपनी अपनी चॉइसेस हैं। बुलबुले जो है ना, बुलबुले में जब हम बिल्कुल स्टार्ट में अगर बुलबुले की बात करें ना, तो उसमें हिना दिलपजीर नहीं थी, तो उसमें सिर्फ वो खूबसूरत थी, नबील थे और महमूद साहब थे। तो उसकी कुछ एपिसोड्स हैं भी जिसमें उन्होंने तीनों ने बस वो किया हुआ है। उसमें ना
खूबसूरत को थोड़ा-सा उन्होंने इस तरह का दिखाया कि जैसे वो बेवकूफ़ सी है या चीज़ें भूल जाती हैं। तो फिर उन्होंने हिना दिल पज़ीर की गेस्ट अपीयरेंस रखी एक दफ़ा कि चलें अब आप एज़ अ गेस्ट आएँ और फिर देखते हैं। फिर वही आप वाली बात कि हिना दिल पज़ीर आ गईं और फिर वो छा गईं और उनके बगैर उस ड्रामे का कोई चार्म ही नहीं रहा और बच्चे बड़ा पसंद करते हैं उनके इस कैरेक्टर को। चलें हम तो फिर भी बड़े हैं ना, हम कहते हैं कि चलें ठीक है। लेकिन छोटे बच्चे इतने शौक से मोमो को देखते हैं कि टीवी के आगे बैठ जाएँगे और वो कहेंगे कि बस अब बुलबुलें ही लगा रहे। तो उनके कैरेक्टर में एक चार्म है जिसकी वजह से लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इस ड्रामा को फिर आगे मज़ीद चलाया। लेकिन उनके साथ-साथ अगर हम ये देखें कि महमूद साहब ने भी अपना कैरेक्टर बड़े अच्छे से प्ले किया। क्योंकि अगर आप महमूद साहब के कोई सीरियस ड्रामास देखें ना तो वो इंतहा के जो सीरियस एक्टर हैं और काफ़ी रौबदार आवाज़ है उनकी और अगर किसी कैरेक्टर में हो बिल्कुल नहीं लगता। तो एक एपिसोड मैंने देखी जिसमें महमूद साहब को करंट लगा ना तो अच्छा। महमूद साहब ने जैसे ज़मीन पे लेट के आवाज़ें निकाली है ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करती थी कि महमूद साहब ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक एक्टर वो होता है ना जो ये नहीं सिर्फ कहता है कि मेरी ये पर्सनैलिटी है, मैं इस तरह के रोल्स करता हूँ तो मैं उसी में रहूँगा। महमूद साहब ने उस रोल को इतने अच्छे से निभाया कि मैं अपने अब्बू को बैठी कह रही थी कि मतलब देखें आप अगर एक 60s में वो होंगे उनकी एज तो इस तरह के इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस तरह की एक्टिंग कर सकता है। लेकिन स्टिल वो माशाल्लाह बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है और मैं तो उनके कैरेक्टर से बहुत इंस्पायर होती हूँ कि अगर आप उनको इस ड्रामा में देख लें या किसी सीरियस ड्रामा में देख लें तो आपको लगेगा ही नहीं कि वो वही वाले महमूद साहब हैं। और बिल्कुल, मैंने काफी ड्रामाज में उनको देखा है और उनका आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ऐसा ही कैरेक्टर रहता है कि बिल्कुल रौबदार वो रहते हैं। जैसे एक ड्रामा था खानी, उसमें वो बड़े सीरियस आए थे। फिर इसी तरीके से तेरे बिन, उसमें बड़े वो सीरियस आए थे। अच्छा, जब भी किसी ड्रामे में आते हैं ना तो बड़े जागीर टाइप के होते हैं, मतलब ताजिर टाइप के लोग नहीं होते, जागीरदार बन जाते हैं। हाँ, जागीरदार बन जाते हैं। उस तरह की इनको रोल्स हमेशा मिले हैं। तो लेकिन इन रोल्स के बावजूद ना उन्होंने अपने आप को उस रोल तक महदूद नहीं रखा कि मैं इन्हीं रोल्स को करूंगा। उन्होंने इस रोल को भी बड़े अच्छे से निभाया। ऐसे ही सही है। बाकी जो आयशा उमर हैं तो उनका भी एक अलग अपना जो है वो कैरेक्टर है और बड़ा अच्छा वो भी परफॉर्म करती हैं। एक आया था ड्रामा जियो पे ही आया था, वो भी बड़ा अच्छा था, फेमस था। वो आज़र की आएगी बारात और फना की आएगी बारात, और वो जो पंजाबी ड्रामा था तो उसमें भी उनको मैंने फर्स्ट टाइम देखा था जब वो आज़र की आएगी बारात में आई थी ना आयशा उमर। तो बुलबुले में देख रही थी, लेकिन आयशा उमर को फिर उन्होंने एक सीरियस कैरेक्टर, वो भी थोड़ा सा कॉमेडी भी था लेकिन थोड़ा बहुत सीरियस भी था, फैमिली वाला ड्रामा था ना, वो भी बहुत अच्छा था। उसमें उनका एक अलग कैरेक्टर था और इसमें जो है वो इनका एक अलग कैरेक्टर है। तो वही सास बहू वाली छोटी मोटी नोक झोंक, खैर सास बहू वाली छोटी मोटी नोक झोंक नहीं होती है कभी कभी तो संभालना मुश्किल हो जाती है लेकिन इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके अलावा जो उनके पापा जो हैं खूबसूरत के, उनको भी ऐड किया गया। फिर उसके बाद जो है वो इसमें एक कैरेक्टर जो पुलिस वाला होता है जिसको ये लोग बट साहब कहते हैं, उनको भी ऐड किया। यानी कि इसमें ये होता है कि एक एपिसोड के बाद दूसरी एपिसोड जो होती है ना वो चेंज होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब एक जो आपकी सीरीज शुरू हुई है ड्रामे की वो एक एपिसोड पे एपिसोड जो है ना आ रही है, जो टॉपिक शुरू हुआ है बस उसी टॉपिक पे हो रही है, नहीं। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया टॉपिक होता है और उसका मकसद यही होता है कि बस लोगों को हंसाना और कुछ नहीं। बिल्कुल। और हम अमूमन ऐसे ड्रामास देखते हैं ना जिसमें 10-12 कैरेक्टर्स होते हैं, फिर उनकी एक स्टोरी चलती है। और ये भी एक टैलेंट है उनके प्रोड्यूसर का और डायरेक्टर का कि 4 ही एक्टर्स हैं, साथ कोई एक गेस्ट अपीयरेंस होती है, कभी कोई भट्ट साहब आ गए या कभी कोई वो डाकू बन के 2 लोग आ जाते हैं या कभी एक डॉक्टर। सिर्फ 5 लोगों पे बेस्ड उस ड्रामे की स्टोरी इस तरह से तरतीब दी जाती है कि वो 5 ही लोग उसको इतने अच्छे तरीके से एंजॉयबल बना देते हैं। ऐसा ही है। और मैं कहती हूँ कभी कभी जब आपका यानी कि थके हुए होते हो ना, बिल्कुल आपका दिल करता है कि कुछ एंटरटेनमेंट वाला हो, कुछ कॉमेडी वाला हो जो आपको हंसा दे, तब आप इस तरह के ड्रामे देखो। तब भी अगर आप वो एक स्टोरी पर मुश्तमिल ड्रामे देखो ना, कभी कभी जब मैं एक स्टोरी पर मुश्तमिल ड्रामे देख रही होती हूँ ना, उसमें ये होता है कि मुझे अपना आप इन ड्रामों के अंदर नजर आ रहा होता है कि भाई या तो मेरे साथ ये हो जाएगी सिचुएशन या तो मेरे साथ ये सिचुएशन हो गई है बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेकिन आप रिलैक्स फील करते हो ऐसे ड्रामास देख के। एग्जैक्टली, ऐसे ड्रामे देख के जो हर टॉपिक जिसके अंदर हो ना, एक ही ड्रामे के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए ना,
वो बड़ा जबरदस्त होता है। मतलब ऐसा हो कि जो सीरियस भी ना हो और आपको बात भी समझ आता है। और अक्सर एपिसोड में तो उनको पैसों वाले बैग्स मिल जाते हैं ना, पैसों से भरा हुआ बैग। हाँ मैं कहती हूँ आप कि ये कभी यकीन हमारे साथ भी हो जाए। अच्छा, मैं जब पता है क्या होता है, अगर मैं अक्सर रात में कोई ड्रामा देख रही हूँ ना मायरा, और मैं देखकर सो गई, ठीक है ना, अब वो ड्रामा जो है ना मेरे माइंड में क्लिक करेगा। मतलब ऐसा वो होगा कि भाई कभी मेरे साथ भी ऐसा हो, या वो कहते हैं ना कि ख्वाब आपको आ रहा है कि आप वो ड्रामा देख रहे हैं और कभी आपके साथ ऐसा मंजर हो जाए, तो बड़ी अच्छी लगती है वो चीज, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हाँ, अभी आप बुलबुलें आज देखकर सो जाएं तो फिर इंशाल्लाह आपको ख्वाब में पैसों वाला बैग मिलेगा। हाँ, बहुत जरूरत है उसकी वैसे तो। फिर हम दोनों दुबई जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। खैर लिसनर्स, आप लोगों ने भी आई होप के हिना दिल पजीर के काफी सारे कैरेक्टर्स को एंजॉय किया होगा। मेरे और मायरा के पास तो बहुत सारी बातें हैं जो कि हम कर सकते हैं बुलबुले ड्रामे के हवाले से या फिर कुद्दूसी साहब की बेवाओं के हवाले से, और इस तरह करते करते हमारे शो का टाइम भी गुजर जाएगा, लेकिन हमने आप लोगों के साथ और भी बातें करनी है। तो बातें बस ये है कि अपनी सैर और रफ्तारी की जो टाइमिंग है उनका भी आप लोग ख्याल रखें, साथ में अपनी खुराक का भी आप लोग ख्याल रखें, खजूर का आप लोग इस्तेमाल ज़्यादा करें। अच्छा, सैरी में आप जो है वो लस्सी पी सकते हैं, और इसके अलावा खजूर का शेक आप लोग बना के पी सकते हैं, क्योंकि शेक ऐसा होता है वाहिद कि जिसमें नखरे नहीं किए जा सकते। बनाना शेक आप लोग पी सकते हैं। इसके अलावा फ्रूट्स का हमने जिक्र किया, आप लोग वो खा सकते हैं कि जिससे आप लोगों को तवानाई मिले, और तवानाई आप लोगों को पता है कि पूरा दिन हम लोग भूखे प्यासे होते हैं तो ज़रूरी होती है, और फिर ये फ्रूट्स ही इनटेक कर रहे होते हैं ये सब कुछ। मायरा, अगर आप कोई बात शेयर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज फिर हम एक और आरफाना कलाम की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारे शो का टाइम भी अब ख़त्म होने वाला है। बिल्कुल अक्साब, बस यही है कि आप अच्छे से अपने रमज़ान को गुजारें और सहरी में कोशिश करें कि आप पानी की इंटेक थोड़ी ज़्यादा करें, और अफ्तार से जो सहरी तक का टाइम है ना, उसमें जो आपकी पानी की इंटेक कम हो रही होती है पूरे दिन में, तो उसको कोशिश करें कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा पानी पीते रहें ताकि सुबह तक आप हाइड्रेटेड रहें। बिकॉज़ अगर हम अफ्तार के बाद भी, क्योंकि अभी मौसम इस तरह का है ना कि अभी हमें प्यास महसूस नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम पूरा दिन भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अफ्तार से सहर के दरमियान में हम अपनी वाटर इंटेक पूरी कर लें। एटलीस्ट हम 6 से 7 ग्लास तो पी लें, ताकि हमारी जो हाइड्रेशन है उसको हम पूरा रख सकें, और हमें उम्मीद है कि आप ऐसा करते भी होंगे। इसी के साथ माहिरा आरिफ को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे भी दीजिए इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अक्सर ज़्यादा इस साइनिंग ऑफ। फ़ी अमान अल्लाह।